दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कुछ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई एक बेजोड़ कहानी विजय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शहजादा मसरूर की शादी मलिका मखमूर से हुई और दोनों आराम से जिंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोर चराता, खेत जोतता, मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों का तैरना देखते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के हार बनाते। न कोई फिक्र थी, न कोई चिंता थी। लेकिन बहुत दिन न गुजरने पाए थे। उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बुलहवस खां नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नजरबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलिका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलिका उसके मशवरे के बगैर कोई काम न करती। उसने मलिका के लिए एक हवाई जहाज बनाया जो महज इशारे से चलता था। एक सेकंड में हजारों मील रोज जाता और देखते देखते ऊपर की दुनिया की खबर लाता। मलिका उस जहाज पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बुलहवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य है। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलत निकालिए, फौजें खड़ी कीजिए, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसलामंदों के लिए है। उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलिका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगता। यहाँ तक कि अपना सरल संतोषी जीवन उसे रूखा फीका मालूम होने लगा। मगर शाह मसरूर संतोष का पुतला था। उसकी जिंदगी वह मुबारक लम्हे होते थे जब वह एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्यों को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता। आह, मेरी हस्ती कितनी नाचीज है। उसे मलिका के मंसूबों और हौसलों में जरा भी दिलचस्पी न थी। नतीजा यह हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह संदेह पैदा हो गए। दरबारियों में गिरोह बनने लगे। जीवन का संतोष विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए, जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थी, धीरज न था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलिका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जा छिपा। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश न की। महीनों वर्षों हो गए, किसी को उनकी खबर न मिली। मलिका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और बुलहवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू किए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाज़ों पर लाद कर राजधानी को आने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इन रोज ब रोज बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे, बगावत के झंडे करने लगे। कर्ण सिंह बुंदेला एक फौज लेकर चढ़ आया, मगर अजब फौज थी। न कोई हरबे हथियार, न तोपें। सिपाहियों के हाथों में बंदूक और तीर तुपुक के बजाय बरबर तंबूरे और सारंगियां, बेले, सितार और ताउस थे। तोपों की धनगरज सदाओं के बदले तबले और मृदंग की कुमक थी। बम गोलों की जगह जल तरंग, आर्गन और आर्केस्ट्रा था। मलिका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तितर बितर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उसकी फौज कर्ण सिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने आत्मा को शांति पहुँचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह बौछार हुई कि मलिका की सेना पत्थर की मूर्तों की तरह आत्मविस्मृत होकर खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगीं और वह हथेलियां बजा बजा कर नाचने लगे, सिर हिला हिलाकर उछलने लगे।
फिर सबके सब बेजान लाश की तरह गिर पड़े। और सिर्फ सिपाही ही नहीं, राजधानी में भी जिसके कानों में यह आवाजें गईं वह बेहोश हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर न आता था। ऐसा मालूम होता था कि पत्थर की मूर्तों का तिलस्म है। मलिका अपने जहाज पर बैठी यह करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज नीचे उतारा कि देखूं क्या माजरा है, पर उन आवाजों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई। वह हवाई जहाज पर नाचने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्ण सिंह शाही महल के करीब जा पहुंचा और गाने बंद हो गए तो मलिका की आंखें खुलीं, जैसे किसी का नशा टूट जाए। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही आलाप, वही लुभावने वाले गीत। हाय, वह आवाजें कहाँ गईं? कुछ परवाह नहीं, यदि मेरा राजपाट चला जाए मैं वही राग सुनूंगी। सिपाहियों का नशा भी टूटा। उन्होंने उसी के स्वर में स्वर मिलाकर कहा, हम वही गीत सुनेंगे, वही प्यारे मोहक राग। बला से हम गिरफ्तार होंगे, गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे, आजादी से हाथ धोएंगे, पर वही राग, वही तराने, वही धुने सुनेंगे। सूबेदार लोचन दास को जब कर्ण सिंह की विजय का हाल मालूम हुआ तो उसने भी विद्रोह करने को ठानी। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मलिका ने अब की जान तोड़ मुकाबला करने को ठानी। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोचन दास के मुकाबले में खड़ा किया। मगर वाह री हमलावर फौज! न कहीं सवार, न कहीं प्यादे, न तोप, न बंदूक, न हरबे, न हथियार। सिपाहियों की जगह सुंदर नर्तकियों के गोल थे और थिएटर के एक्टर। सवारों की जगह भाड़ों और बहुरूपियों के गोल। मोर्चे की जगह तीतर और बटेर के जोड़े छूटे हुए थे, तो बंदूक की जगह सर्कस और बाइस्कोप के खेमे पड़े थे। कहीं हीरे जवाहरात अपनी आबताब दिखा रहे थे, कहीं तरह तरह के चरिंदों परिंदों की नुमाइश खुली हुई थी। मैदान के एक हिस्से में धरती की अजीब अजीब चीजें, झरने और बर्फिस्तानी चोटियां और बर्फ के पहाड़, पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज या ईस्टर्न की मंडियां, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियां, चीन के दरियाई शहर, दक्षिण अमेरिका के आदमखोर काफ की फरियां, लैपलैंड के सुमुरपोश इंसान और ऐसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मलिका की फौज यह नजारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सिर पैर का ख्याल न रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और किरचे उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों ओर जमा हो गए। कोई नाचने वालियों की मीठी अदाओं और नाजुक चलन पर दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रीझा। कुछ लोग तीतरों और बटेरों के जोड़ देखने लगे और सब के सब चित्र लिखित से मंत्रमुग्ध खड़े रह गए। मलिका अपने हवाई जहाज पर बैठी, कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहां तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मलिका की आंखें खुलीं। उसने कहा, हाय, वह तमाशे कहाँ गए? वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए? मेरा राजपाट जाए तो जाए, लेकिन मैं यह सैर जरूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी में क्या क्या मजे हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर से कहा, हम वहीं सैर और तमाशे देखेंगे। हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं, हमको आज़ादी की परवाह नहीं। हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरेबियों के बगैर जी नहीं सकेंगे। मलिका मखमूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोचती, क्या इसी तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा? अगर शाह मसरूर ने यूं किनारा न कर लिया होता तो सल्तनत की हालत कभी न होती। क्या उन्हें यह कैफियतें मालूम न होंगी? यहाँ से दमदम की खबरें उनके पास न जाती होंगी, मगर जरा भी जुम्बिश नहीं करते। कितने बेरहम हैं। खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूंगी, पर उनकी मिन्नत न करूंगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दृश्यों को देखती तो यह दुखदाई विचार भूल जाते। उसे अपनी जिंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। बुलहवस खां ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूं। नफरत अली और की खां
और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। तब तक और कुमक न आए मैं मजबूर हूं, पर मलिका की फौज यह सैर और गाने छोड़कर जाने पर राजी न होती थी। इतने में 2 सूबेदारों ने फिर बगावत की। मिर्जा समीम और रसराज सिंह दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े। मलिका की फौज में अब न लज्जा थी न वीरता। गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें आराम तलब बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज सजा कर मैदान में निकले। दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे, किसी के हाथ में इत्र की शीशियां, किसी के हाथ में गुलाब के फव्वारे, कहीं लवेंडर की बोतलें, कहीं मुस्क वगैरह की बहार। सारा मैदान अत्तार की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ रसराज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तस्तर थे, जरबस्त के खनपेशों से ढके हुए। किसी में बर्फी और मलाई थी, किसी में कुरमे और कबाब, किसी में खुबानी और अंगूर। कहीं कश्मीर की निमतें सजी हुई थी, कहीं इटली की चटनियों की बहार थी, और कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थी। मलिका की फौज यह संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा और कोई मलाई पर टूटा। किसी ने कुरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुबानी और अंगूर चखने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए यह नेमतें मांगती थी और बेहद चाव से खाती थी। एक एक कौर के लिए, एक एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के एक एक प्याले के लिए खुशामदे करते थे, नाके रगड़ते थे, सिजदे करते थे। यहां तक कि सारी फौज पर एक नशा सा छा गया। सेना बेदम होकर गिर पड़ी। मलिका भी इटली के मुरब्बों के सामने दामन फैला फैला कर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो और मेरा राज लो, मेरा पाट लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर खा पी लेने दो। यहां तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मलिका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथों से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से निजात न मिलती कि कर्ण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्जा समीम की खुशामद करती। इसके बगैर उसे चैन न आता था। हाँ, जब कभी इस मुसाहिबी और जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो अकेले बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर शाह मसरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही बागी काफुर हो जाएंगे, पर एक ही क्षण में उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब किसी हालत पर चैन न आता था। अभी तक बुलहवस खां के स्वामी भक्ति में फर्क न आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फौज के मुकाबले में मलिका की फौज क्या ठहरती। पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलिका खुद गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक तिलस्माती कैदखाने में बंद कर दिया। सेवक से स्वामी बन बैठा। यह कैदखाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना ही भागने की कोशिश करे, उसकी चारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहाँ संतरी और पहरेदार न थे, लेकिन वहाँ की हवा में एक खिंचाव था। मलिका के पैरों में न बेड़ियां थीं, न हाथों में हथकड़ियां, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी न सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी के घरौदे बनाया करती और समझती यह महल है। तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंथ लेती और समझती कि अब भूरे भी मेरे सामने मात हैं। वह दरख्तों से पूछती मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबन तुमने देखा है। मिट्टी की ठीकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती इतनी दौलत तुमने देखी है। मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्जा समीम, लोचन दास वगैरह हरदम उसे घेरे रहते थे।
शायद वह उससे डरते थे, ऐसा न हो यह शाह मसरूर को कोई संदेश भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा न था। यहाँ तक कि मलिका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मलिका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गई? जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस कल चाहते हैं बिठाते हैं, जहाँ चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस, मैंने शाह मसरूर का कहना न माना। यह उसी की सजा है। काश एक बार मुझे किसी तरह इस कैद से छुटकारा मिल जाता तो मैं चलकर उनके पैरों पर सिर रख देती और कहती, लौंडी की खता माफ़ कीजिए। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मना लाती और फिर कभी उनके हुक्म से इनकार न करती। मैंने इस नमक हराम बुलहवस खां की बातों में पढ़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी? यह सोचते सोचते मलिका रोने लगी कि एकाएक उसने देखा सामने एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़े में खड़ा है। मलिका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुष, हाँ, इस कैद खाने में मैं बहुत कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो तो उन्हें यहाँ से निकालने में मदद दूँ। मलिका, आपका नाम? पुरुष, संतोष सिंह। मलिका, आप मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकते हैं? संतोष, हाँ, मेरा तो यह काम ही है, लेकिन मेरी हिदायतों पर चलना पड़ेगा। मलिका, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी इधर उधर न करूँगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए। मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। संतोष, आप कहाँ चलना चाहती हैं? मलिका, मैं शाह मसरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपको मालूम है वह आजकल कहाँ हैं? संतोष, हाँ मालूम है, मैं उनका नौकर हूँ। उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हूँ। मलिका, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्दी ले चलिए। मुझे अब यहाँ एक घड़ी रहना भी जी पर भारी हो रहा है। संतोष, अच्छा, तो यह रेशमी कपड़े और यह जवाहरात और सोने के जेवर उतार कर फेंक दो। बुलहवस ने इन्हीं जंजीरों से तुम्हें जकड़ दिया है। मोटे से मोटा कपड़ा जो मिल सके पहन लो। इन मिट्टी के घरौदों को गिरा दो। इतर और गुलाब की शीशियाँ, साबुन की बट्टियाँ और यह पाउडर के डब्बे सब फेंक दो। मलिका ने शीशियों और पाउडरों को तड़ाक तड़ाक पटक दिया। सोने के जेवरों को उतारकर फेंक दिया कि इतने में बुलहवस खां पछाड़े मारकर रोता हुआ आकर खड़ा हुआ और हाथ बांधकर कहने लगा, दोनों जहानों की मलिका, मैं आपका नाचीज गुलाम हूँ। आप मुझसे नाराज हैं? मलिका ने बदला लेने के अपने जोश में मिट्टी के घरौदों को पैरों से ठुकरा दिया। ठीकरों के अंबार को ठोकरें मारकर बिखेर दिया। बुलहवस के शरीर का एक एक अंग कट कट कर गिरने लगा। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोष सिंह ने मलिका से कहा, देखा तुमने, इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थी, आन की आन में खाक में मिल गया। मलिका, काश मुझे यह हिकमत मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो जाती, लेकिन अभी और भी तो दुश्मन हैं। संतोष, उनको मारना इससे भी आसान है। चलो कर्ण सिंह के पास। ज्यों ही वह अपना सुर अलापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो, देखो अदृश्य के पर्दे से फिर चीज़ें सामने आती हैं। मलिका कर्ण सिंह के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही चारों तरफ से ध्रुपद और चिल्लाने के वार होने लगे। पियानो बजने लगे। मलिका ने दोनों कान बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में आग का शोला उठने लगा। सारे दरबारी जलने लगे। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े विनयपूर्वक मलिका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, अपने इस हमेशा के गुलाम पर रहम करें, कानों पर से हाथ हटा दें, वरना इस गरीब की जान पर बन आएगी। अब कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी न होगी। मलिका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्श दी, अब कभी बगावत न करना, वरना जान से हाथ धोएगा। कर्ण सिंह ने संतोष सिंह की तरफ प्रलय की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम, तुझे मौत भी नहीं आई, और बेतहासा गिरता पड़ता भागा। संतोष सिंह ने मलिका से कहा, देखा तुमने,
इनको मारना कितना आसान था। अब चलो लोचन दास के पास। ज्यों ही वह अपने करिश्मे दिखाने लगे, दोनों आंखें बंद कर लेना। मल्लिका लोचन दास के दरबार में पहुंची। उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। ड्रामे होने लगे, नर्तकों ने थिरकना शुरू किया। लालो जमूर दर्द की कश्तियां सामने आने लगीं, लेकिन मल्लिका ने दोनों आंखें बंद कर ली। आन की आन में वह ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचन दास के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह तमाशा देखो, यह पेरिस के कहवे खाने या मिस एलिन का नाच है। देखो अंग्रेज रईस उस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने यह सैर तमाशे न देखे उसकी जिंदगी मौत से बदतर। लेकिन मल्लिका ने आंखें न खोली। तब लोचन दास बदहवास और घबराया हुआ, बेत के दरख्त की तरह कांपता हुआ मल्लिका के सामने आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर आंखें खोलें, अपने इस गुलाम पर रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बन आएगी। गुलाम की गुस्ताखियां माफ फरमाएं, अब यह बेअदबी न होगी। मल्लिका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्श दी, लेकिन खबरदार अब सर न उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचन दास यह सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भागा, पीछे फिरकर भी न देखा। संतोष सिंह ने मल्लिका से कहा, अब चलो मिर्जा समीम और रसराज के पास। वहां एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खानों के तस्तरी को जमीन पर गिरा देना। मल्लिका रसराज और समीम के दरबार में पहुंची। उन्होंने जो संतोष को मल्लिका के साथ देखा तो होश उड़ गए। मिर्जा समीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू की। रसराज स्वादिष्ट खानों के तस्तरी सजा सजा कर मल्लिका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफ करने लगा। यह पुर्तगाल की 3 आंच दी हुई शराब है, इसे पिए तो बुढ़ा भी जवान हो जाए। यह फ्रांस का शैंपेन है, इसे पिए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। यह मथुरा के पेड़े हैं, उन्हें खाएं तो स्वर्ग की नेमतों को भूल जाएं। लेकिन मल्लिका ने एक हाथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से उन तस्तरियों को जमीन पर ला गिरा दिया और बोतलों को ठोकरें मार मार कर चूर कर दिया। ज्यों ज्यों उसकी ठोकरें पड़ती थीं, दरबार के दरबारी चीख चीख कर भागते थे। आखिर मिर्जा समीम और रसराज दोनों परेशान और बेहाल, सर से खून जारी, अंग अंग टूटा हुआ, आकर मल्लिका के सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले, हुजूर गुलामों पर रहम करें, हुजूर के शान में जो गुस्ताखियां हुई हैं उन्हें मुआफ फरमाएं, अब फिर ऐसी बेअदबी न होगी। मल्लिका ने कहा, रसराज को मैं जान से मारना चाहती हूँ, उसके कारण मुझे जलील होना पड़ा। लेकिन संतोष सिंह ने मना किया, नहीं, इसे जान से न मारिए, इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। यह आपके सब सूबेदार अपने काम में यकता हैं, सिर्फ इन्हें काबू में रखने की जरूरत है। मल्लिका ने कहा, अच्छा जाओ, तुम दोनों को भी जान बख्श दी, लेकिन खबरदार अब कभी उपद्रव मत खड़ा करना, वरना तुम जान से जाओगे। दोनों गिरते पड़ते भागे, दम के दम में नजरों से ओझल हो गए। मल्लिका की रियाया और फौज ने भेंटें दी, घर घर सादियाने बजने लगे। चारों बागी सूबेदार शहर पनाह के पास छापा मारने की घात में बैठ गए। लेकिन संतोष सिंह जब रियाया और फौज को मस्जिद में शुक्रिया की नमाज अदा करने के लिए ले गया तो बागियों की कोई उम्मीद न रही, वह निराश होकर चले गए। जब इन कामों से फुर्सत हुई तो मल्लिका ने संतोष सिंह से कहा, मेरे पास अल्फाज में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने मुझे गुलामी ताकत से छुटकारा दिया, मैं आखिरी दम तक आपका जस गाऊंगी। अब शाह मसरूर के पास मुझे ले चलिए, मैं उनकी सेवा करके अपनी उम्र बसर करना चाहती हूँ। उनसे मुंह मोड़कर मैंने बहुत जिल्लत और मुसीबत झेली, अब कभी उनके कदमों से जुदा न होऊंगी। संतोष सिंह, हाँ हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मंजिल सख्त है, घबराना मत। मल्लिका ने हवाई जहाज मंगाया, पर संतोष सिंह ने कहा, वहाँ हवाई जहाज पर गुजर नहीं है, पैदल चलना पड़ेगा। मल्लिका ने मजबूर होकर जहाज वापस कर दिया और अकेले अपने स्वामी को मनाने चली।
वह दिन भर भूखी प्यासी पैदल चलती रही। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। प्यास से गले में कांटे पड़ने लगे। कांटों से पैर छलनी हो गए। उसने अपने मार्गदर्शक से पूछा, अभी कितनी दूर है? संतोष, अभी बहुत दूर है, चुपचाप चली आओ। यहाँ बातें करने से मंजिल खोटी हो जाती है। रात हुई, आसमान पर बादल छा गए। सामने एक नदी पड़ी, किश्ती का पता न था। मल्लिका ने पूछा, किश्ती कहाँ है? संतोष ने कहा, नदी में चलना पड़ेगा, यहाँ किश्ती नहीं है। मल्लिका को डर हुआ, लेकिन वह जान पर खेलकर दरिया में चल पड़ी। मालूम हुआ कि सिर्फ आग का धोखा था, वह रेतीली जमीन थी। सारी रात संतोष सिंह ने एक क्षण के लिए भी दम न लिया। जब भोर का तारा निकल आया तो मल्लिका ने रोकर कहा, अभी कितनी दूर है? मैं तो मरी जाती हूँ। संतोष सिंह ने जवाब दिया, चुपचाप चली आओ। मल्लिका ने हिम्मत करके फिर कदम बढ़ाए। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि रास्ते में मर ही क्यों न जाऊं, पर नाकाम न लौटूंगी। उस कैद से बचने के लिए वह कड़ी मुसीबतें झेलने को तैयार थी। सूरज निकला। सामने एक पहाड़ नजर आया, जिसकी चोटियां आसमान में घुसी हुई थीं। संतोष सिंह ने पूछा, इसी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर शाह मसरूर मिलेंगे, चढ़ सकोगी? मल्लिका ने धीरज से कहा, हाँ, चढ़ने की कोशिश करूंगी। बादशाह से भेंट होने की उम्मीद ने उसके बेजान पैरों में पर लगा दिए। वह तेजी से कदम उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आते आते वह थक कर बैठ गई। उसे गस आ गया। मालूम हुआ कि दम निकल रहा है। उसने निराश आंखों से अपने मित्र को देखा। संतोष सिंह ने कहा, एक दफा और हिम्मत करो, दिल में खुदा को याद करो। मल्लिका ने खुदा को याद किया। उसकी आंखें खुल गईं। वह फुर्ती से उठी और एक ही हल्ले में चोटी पर जा पहुंची। उसने एक ठंडी सांस ली। वहां शुद्ध हवा में सांस लेते ही मल्लिका के शरीर में एक नई जिंदगी का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दमकने लगा। ऐसा मालूम होने लगा कि मैं चाहूं तो हवा में उड़ सकती हूं। उसने खुश होकर संतोष सिंह की तरफ देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। शरीर वहीं था, पर चेहरा शाह मसरूर का था। मल्लिका ने फिर उसकी तरफ अचरज की आंखों से देखा। संतोष सिंह के शरीर पर से एक बादल का पर्दा हट गया और मल्लिका को वहां शाह मसरूर पड़े नजर आए। वहीं हल्का नीला कुर्ता, वहीं गेरुए रंग की तरह उनके मुखमंडल से तेज की कांति बरस रही थी। माथा तारों की तरह चमक रहा था। मल्लिका उनके पैरों पर गिर पड़ी। शाह मसरूर ने उसे सीने से लगा लिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी विजय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।